अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है, इट इज़ अबाउट द एंजाइम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स। द एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जो किसी भी रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करता है, उसे तेज़ करता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, वो जल्दी प्रोसेस जल्दी होने लग जाता है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल, यानी 3D होते हैं। ये 3 डायमेंशनल स्पेस में ये ऑक्यूपाई करते हैं, और ज़्यादातर ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती है, क्योंकि प्रोटीन्स भी काफ़ी तरह की है, लेकिन उनमें से इनकी शेप कैसी है? दीज आर ग्लोब्यूलर। सम स्पेशल RNA स्पीशीज़ एक्ट एज एंजाइम्स, यानी कहने कि कुछ RNA की भी ऐसी भी कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि एज एन एंजाइम एक्ट करते हैं, और उनको हम कहते हैं राइबोजाइम्स। ठीक है, तो आप ये नाम याद रख लीजिएगा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। दे आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स में 2 मेन चीज़ें हैं। एक उसकी एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट क्या होती है? इज़ द रीजन दैट बाइंड्स द सबस्ट्रेट। देखो, एंजाइम पे एक ऐसा ख़ास पोर्शन होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट ने आके लगना होता है, जहाँ पे कोफैक्टर्स लगते हैं, जहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स लगते हैं। ये हम बाद में करते हैं कि क्या क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है। लेकिन अभी आप ये याद रखो कि एंजाइम्स के ऊपर एक ऐसा ख़ास एरिया, एक ऐसा ख़ास रीजन जहाँ पे ये चीज़ें लगती हैं, जहाँ पे कोई भी नया मॉलिक्यूल या किसी भी पार्ट ने आके अटैच होना है, वो हमारे पास सबस्ट्रेट यानी कि एक्टिव साइट होता है। और वो कोई आम नहीं है, यानी कोई भी ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी पार्ट आया, कोई फैक्टर आया, कोई भी सबस्ट्रेट आया, वो लग गया। नहीं, दे आर हाईली स्पेसिफिक, यानी कोई ख़ास एंजाइम ही आके उसके साथ अटैच होगा जो कि उसकी शेप के अकॉर्डिंग होगा। और जो इनकी स्पेसिफिक शेप है वो क्यों होती है? क्योंकि इनके टर्शरी स्ट्रक्चर जो हमें पता है कि दे आर बेसिकली एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स में हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास होते हैं। तो जो उनकी शेप में चेंज आना प्रोटीन की, वो क्यों आता है? कभी कभी आता है, जो हम मॉडल्स पढ़ेंगे वो, ताकि उनकी बाइंडिंग हो सके विद द एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ। तो अब आ जाओ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के 2 मेन रीजन होते हैं। दिस इज वन इज़ बाइंडिंग साइट एंड अदर वन इज़ कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट इट चूजेस द सबस्ट्रेट, यानी ये खुद चूज़ करती है कि मेरे साथ कौन सा सबस्ट्रेट जो है वो आके लग सकता है। फिर जब ये लग जाता है तो वो फिर यानी कि फुलफिल हो जाता है एरिया, जैसे कहते हैं ना सीट ऑक्यूपाई हो गई, तो वो बाइंडिंग साइट अब फिल हो गई क्योंकि सबस्ट्रेट अब लग चुका। अब दूसरी साइट एक्टिव हो जाएगी जब बाइंडिंग साइट फिल हो जाएगी, वो होगी कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट के अब उसने कैटालिटिक एक्शन परफॉर्म करना है, और वो एक्शन क्या होता है कि जब सबस्ट्रेट लग चुका है अब उसे प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी उसकी कैटालिसिस कब कैसे करनी है। फिर हमारे पास है कोफैक्टर। कोफैक्टर बेसिकली क्या होता है? इज़ अ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल विच कैरीज आउट द केमिकल रिएक्शन दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड्स। अच्छा, ये नॉन प्रोटीन है, यानी ये प्रोटीन नेचर का नहीं है या अमाइनो एसिड नेचर का नहीं है, लेकिन ये क्या करता है? ये केमिकल रिएक्शंस, वो वाले रिएक्शंस करता है जो हमारे पास 20 अमाइनो एसिड स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल आके वो काम करता है। 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के कोफैक्टर्स होते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर के कोफैक्टर्स होते हैं। जो हमारे पास अब यहाँ पे आप देखो इन द डायग्राम आपको लिखा हुआ है इनएक्टिव प्रोटीन थी, जब आपके साथ कोफैक्टर आके लगा तो वो एक्टिव हो गई प्रोटीन, और उसने अब आपके जो आपके पास सबस्ट्रेट था उसको इन द प्रोडक्ट्स L1 एंड L2 कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स दे आर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, यानी इनके बगैर एंजाइम अपनी एक्टिविटी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है उसे जिंक चाहिए अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, जिंक के बगैर वो सही तरह से काम नहीं कर पाता। इस तरह हेक्सोकाइनेज को Mg चाहिए, यानी मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और जिंक यहाँ पे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हुए। फिर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स क्या होते हैं? दे द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शन, यानी दोनों ने काम यही करना है, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, दोनों ने प्रॉपर एक्टिविटी को ही करवाना है। लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर फ़र्क आ जाता है कि उनके अंदर जी हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक क्वालिटीज़ होंगी, जैसे ग्लाइकोजिन फॉस्फोराइलेस है, उसे क्या चाहिए? एक स्मॉल मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल फॉस्फेट, यानी पैराडॉक्सिकल फॉस्फेट जो उसे वो चाहिए अपने काम के लिए। अब थोड़ा सा इन द डिटेल जाएँ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की। तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के हमारे पास ना 2 ग्रुप्स होते हैं बेसिकली, जो मैंने कहा था ना, मैं आपको नाम बताऊंगी कि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ये कोएंजाइम क्या होता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर के साथ टाइटली बाउंड होता है, यानी आप कह सकते हैं कि उसका कवलेंट लिंकेज, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना होता है आपके ऑर्गेनिक कोफैक्टर के साथ, वो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे एग्जांपल में फ्लेविंग, हीमोग्लोबिन की जो ग्रुप है, बायोटिन है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं आयरन, हीम ग्रुप, बीटा चेन, अल्फा चेन, हेलिकल शेप। तो ये एक दूसरे के साथ इतने स्ट्रांगली अटैच हैं कि इनको डिटैच करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह कोएंजाइम जो है, कोएंजाइम मतलब लूजली बाउंड, मतलब वो उतर सकता है, वो डिटैच हो सकता है, अपने आप को वो सेपरेट कर सकता है विद द कोफैक्टर। ठीक है, तो वो लूजली अटैच होता है। जैसे हम NAD, FAD, इनकी एग्जाम्पल्स लेते हैं, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड,
अब वो कह रहे हैं एन एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर। अब देखो, वो एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर होगा उसको हम कहेंगे होलो एंजाइम, और वो एंजाइम जिसके पास उसका कोफैक्टर नहीं होगा वो होगा एपो एंजाइम। और एपो एंजाइम एक इनएक्टिव होगा, यानी जब तक उसको कोफैक्टर नहीं मिलेगा वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, वो एक्टिव नहीं होगा। जब उसको वो मिल जाएगा तब वो चेंज हो जाएगा इनटू होलो एंजाइम। अब वो होलो एंजाइम्स के पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं कोफैक्टर की फॉर्म में, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि उन्होंने कहा एपो एंजाइम था जिसके पास अपना कोई कोफैक्टर नहीं था, जब उसके साथ कोफैक्टर लगा तब वो चेंज हो गया इनटू है ना होलो एंजाइम, और होलो एंजाइम ने फिर अपनी प्रोटीन की चेंज आगे जो काम था उसका वो बनाना शुरू कर दिया। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट बहुत इजी चीज़ है। सबस्ट्रेट क्या है? जो रिएक्टेंट है, देखो ना, एक होता है हमारा रिएक्टेंट और एक होता है हमारा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो हमें रिक्वायर्ड है किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए एंजाइम के, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो वो बना देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो अभी जुड़ चुका है, अभी उसके पार्ट्स नहीं हुए, अभी सिर्फ जाके वो बाइंड किया है तो वो बन चुका है हमारे पास। और ये आपको नज़र आ रही है ना जॉइंट्स, ये जो एक्टिव साइट बनी यहाँ जाके सबस्ट्रेट लगेगा। ठीक है, अब साइट्स कहाँ है कि ये मतलब हमारा जो एंजाइम रिएक्शन है ये कहाँ कहाँ होते हैं। पहले तो ये कि इनको सिंथेसाइज कौन कर रहा है एंजाइम्स को, वो राइबोसोम्स करते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। तो ये एंजाइम्स इन द नेचर प्रोटीन्स ही होते हैं, अमीनो एसिड्स ही होते हैं। तो एंजाइम्स को बनाने वाला कौन है? राइबोसोम्स। और कहाँ बनता है? इन द सेल, किस लोकेशन पे बनता है? तो वो आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नेचर रफ इसीलिए होती है क्योंकि उसके ऊपर एंजाइम्स जो हमारे राइबोसोम्स है वो अटैच होते हैं और उन राइबोसोम्स में बन रहे होते हैं एंजाइम्स। सो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ बनते हैं और किस ऑर्गेनेली में बनते हैं। फिर इंफॉर्मेशन, अच्छा ये सिग्नल देखो ना कोई सिग्नल आएगा तो वो बनना शुरू हो जाएंगे ना। तो सिग्नल एंजाइम के सिंथेसिस के लिए आपके पास लेकर आता है, ये इन्फॉर्मेशन लेकर आता है आपका डीएनए। ठीक है, अमाइनो एसिड्स जब आपस में बहुत सारे एंजाइम जो हैं कैसे बनते हैं कि अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, ज्वाइन टुगेदर होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, आपस में लिंकेजेस बनाते हैं, और फिर जो है वो डीएनए कोड्स के मुताबिक एक कोड है वो उसको फॉलो करेगा, दूसरा के साथ लगेगा, फिर दूसरा दूसरे को फॉलो करेगा। इस तरह एक दूसरे को कोड्स को फॉलो करते हुए ये आते हैं, आपस में अटैच होते हैं और एक एंजाइम सिंथेसाइज हो जाता है। दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, नंबर 1 इज़ इंट्रासेलुलर एंजाइम्स एंड नंबर 2 इज़ एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स जो कि सिंथेसाइज होते हैं और सेल में ही रहते हैं, वो सेल से बाहर जो है वो यूज़ नहीं होते। और इसी तरह जैसे ये साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। एग्जाम्पल में देखो ऑक्सीडो रिडक्टेस, आपको पता लग रहा है यहाँ ऑक्सीडो रिडक्टेस, ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवानी है उसने। ठीक है, तो ये एंजाइम जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में रिडक्शन करवानी है, ऑक्सीडेशन करवानी है, वहाँ पे यूज़ होते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर वो हैं जो बनते तो सेल में है लेकिन काम उनका जो है वो सिक्रीट कर दिए जाते हैं बाहर। बनना उन्होंने सेल में है लेकिन काम बाहर करेंगे। ऊपर इंट्रासेलुलर जो है बनते भी सेल में है और काम भी सेल में ही करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर बनते तो सेल में, सिंथेसाइज तो सेल में होते हैं, लेकिन दे आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल, यानी उनको बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है कि भाई अब तुम जाके काम करो अपना। ठीक है, बाहर जाके काम करो। इस तरह एग्जाम्पल में देखो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो बनते कहाँ पे? पैंक्रियाज में, लेकिन वो यहाँ वहाँ पे यूज़ नहीं होते, उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जीआई ट्रैक के एक और पार्ट में जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, जो आफ्टर द स्टमक स्टार्ट होता है, उसके अंदर उनको पुश कर दिया जाता है भाई अब वहाँ जाके डाइजेशन स्टार्ट करो। लेकिन ये बने थे पैंक्रियाज में, तो अब आपको पता लग गया कि जहाँ पे बने हैं वहाँ यूज़ नहीं हुए बल्कि कहीं और जाके यूज़ हो रहे हैं। तो दीज आर द एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम उनको जनरलाइज करें तो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं जो स्पीडअप करते हैं रिएक्शन को। एंजाइम की प्रेजेंस से प्रॉपर्टी या नेचर को कोई इफेक्ट नहीं होता, इन्होंने सिर्फ ये करना है प्रोडक्ट बनानी है, यानी सबस्ट्रेट को यूज़ करते हुए इन्होंने उसकी नेचर या उनकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करना। फिर ये एक्शन में स्पेसिफिक है कि ये हर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकते, ये किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। फिर थोड़ा सा भी अगर एंजाइम का पार्ट मिल जाए हमें तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन जो है वो कैटेलाइज हो सकते हैं, तो इनकी स्मॉल अमाउंट ही काफ़ी होती है। और ये किन किन चेंजेस से सेंसिटिव होते हैं? ये pH है, ये टेम्परेचर है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो जिस तरह pH ज़्यादा होगी तो वो इनएक्टिव होते जाएंगे, एसिडिक की तरफ जाएगी। टेम्परेचर मैक्सिमम एक्टिविटी अपनी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे करते हैं। फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक लिमिट तक बढ़ाएंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन अगर उस लिमिट से ज़्यादा कर दी तो अब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा क्योंकि उस टाइम सारे एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट हैं वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं और सबस्ट्रेट देने से अब कोई फ़र्क रिएक्शन पे नहीं पड़ेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन हमें शो करेगा ग्राफ में। टर्नओवर नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, यानी एक मिनट में एक एंजाइम मॉलिक्यूल कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे कैटालेक एंजाइम है, उसका बताया कि वो आपको बताया कि 6 जो है वो सबस्ट्रेट को इन द कन्वर्ट कर रहा होता है।
नोमेनक्लेचर के नाम से कैसे पता लगता है कि कौन सा एंजाइम क्या करता है? एन एंजाइम इज़ नेम्ड अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, यानी जो उसको जिस सबस्ट्रेट को उसने कैटेलाइज करना है, प्रोडक्ट में चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम हम रखते हैं। जैसे देखो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रिन, अब ये देखो इनके एंड पे हम लोग, ये थे हमारे पास सबस्ट्रेट्स, लेकिन इनके एंड पे हमने एज लगा दिया, ASC एज, तो अब क्या बन गया है हमारे पास? देखो यहाँ पे अब आओ, माल्टोज बन गया, जिसने माल्टेज को कन्वर्ट करना था। ये माल्टोज जो मॉलिक्यूल है उसको कौन सा एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है हमारे पास? माल्टेज। देखो ASC लगा दिया एंड पे, और उसने ग्लूकोज और ग्लेक्टोज बना दिया। इस तरह यहाँ देखो लैक्टोज से लैक्टेज, माल्टोज से माल्टेज, सेलुलोज से सेलुलेज, लिपिड से लाइपेज, स्टार्च से अमाइलेज, प्रोटीन से प्रोटीएज। तो एंड पे ASC लगा देने से जो आपका बेसिकली ये जो हमारा एंजाइम है वो आपकी सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंगली ही होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा कि क्या हमारे पास इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं, हमारे बाइंडिंग साइट्स होती हैं, हमारी कैटालिटिक साइट्स होती हैं, सबस्ट्रेट की नेचर स्पेसिफिक होती है, उनकी नोमेनक्लेचर क्या है, उनका हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स क्या होते हैं, को एंजाइम्स क्या होते हैं। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक मस्ट शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू।